हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या लिख दिया, पूरे साल कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा है फिर भी कोई टेंशन नहीं है। बच्चों, कोई जादू नहीं होने वाला है, आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ये मेरा भरोसा है। और मैं ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं क्योंकि अभी 17 ऑफ मार्च को हमारा फिजिक्स का पेपर है ना। तो अभी इसके पहले आपने जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है हर रोज, आपके अकॉर्डिंगली जो भी आप बोलते थे क्वेश्चंस में दिक्कत है, एमसीक्यू में दिक्कत है या फिर किसी टॉपिक में दिक्कत है, वो अपलोड होता जा रहा था। बच्चों, मैंने एक रूटीन आपके लिए बनाया है जिसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो इतना टाइम हमारे लिए सफिशिएंट है अच्छा करने को, है ना। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैड ओनली 5 स्टार थ्रू आउट दिस ईयर एंड यू डिड नथिंग, हो सकता है, फिर भी मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आप फॉलो करते जाइए। लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस है बच्चों, है ना, जैसे 2-4 टॉपिक्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे, जैसे वर्क पावर एनर्जी के 5 ईयर क्वेश्चंस, और फिर जो हमारा ऑप्टिक्स है, कंप्लीट ऑप्टिक्स मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, थ्रू लेंस एंड स्पेक्ट्रम, इन तीनों चीजों का मतलब ये 4 टॉपिक्स का 5 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बच्चों। 2018, 19, 20, 21 में पेपर हुआ ही नहीं था, 22 एंड 23, ये 5 इयर्स का ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है और अपलोड भी कर दिया है ना। 24 का इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि उसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ हमारे चैनल पे, जिसमें आपका 2024 का पूरा आईसीएसई फिजिक्स का पेपर उसमें डिस्कस्ड है। आप वो देखें, उससे आपको आंसर कैसे करना है, किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या इंवॉल्व है, वो सारा आपका कमांड हो जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल इस वाले वीडियो में हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड सर्किट, ये दोनों कंबाइंडली इस दोनों चैप्टर से आपको बच्चों आप एनालाइज करेंगे ना क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। मतलब ये वीडियो अगर हमने देख लिया तो हमारा 10 मार्क्स तो पक्का है ना। तो आप सिर्फ ऑनेस्टली मुझे सुनते जाइएगा और फिर और भी जो जो दिक्कत आप फेस करते हैं मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जल्दी अपलोड करूंगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इन तीनों को कैसे ज्वाइन करें ताकि हमारा जो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, ये 7 ओम हो जाए। बहुत सिंपल है, देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, अगर इन तीनों को हम सीरीज में रख लें तो 2 + 3 + 5 मतलब 10 ओम, 7 ओम से ज्यादा हो गया। तो इट इज क्वाइट सिंपल, हमसे ये डायग्राम बनाने बोला जा रहा है कि कैसे अरेंजमेंट करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया बच्चों। दूसरा क्या है देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे मतलब 2 + 3 + 5, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 10 ओम, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। देखिए इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर पता नहीं पेपर कैसा आएगा, टफ आ जाए। बच्चों कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि बोर्ड्स में ना आपके लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा जिसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा के, बहुत टाइम लगा के बनाना पड़े। अगर कॉन्सेप्ट है तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अब जैसे देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Identify the following wires in a household circuit. The wire is also called as phase wire. बच्चों लाइव वायर को भी हम फेज वायर बोलते हैं ना। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाइव वायर, है ना। अब देखिए the next question is the wire is connected to the top terminal of the 3-pin socket. अब देखिए 3-pin socket में जो टॉप वाला ये रहता है आउटलेट या होल या जो हमारा टर्मिनल आप इसको बोल रहे हैं, तो ये अर्थ के लिए रहता है। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा वायर हम कनेक्ट कर देंगे, अर्थ वायर। तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ वायर। अब देखिए ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया हमें, 4 मार्क्स आ गए। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो 2 और 2 4 मार्क्स तो हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर, कैन इट बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका रेटिंग का मतलब पावर रेटिंग दिया हुआ अप्लायंस का पावर, ये देखिए 5 किलोवाट, इसको वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, कम से कम 200 वोल्ट का, है ना। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं क्या, इस फ्यूज को इसके साथ कनेक्ट, रीजन बताना है ना। तो मैं इसका रीजन लिख देता हूं, पहले आंसर लिखते हैं नो, हम इस फ्यूज को इस अप्लायंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा, देखिए रेटिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूज का रेटिंग या करंट रेटिंग 8 एम्पियर है, मतलब ये फ्यूज खुद से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करने देगा, 8 एम्पियर, जबकि इस अप्लायंस का पावर रेटिंग इतना गिवन है। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि अप्लायंस P = VI होता है बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ये बार बार यूज किया जाता है एक्सप्रेशन, है ना, P = VI। तो पावर दिख रहा है 5 किलोवाट मतलब 5000 वोल्ट, और फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसको कितना चाहिए, 200 वोल्ट का। तो देखिए करंट इतना कितना आ गया,
करंट आ गया बच्चों, आप ये डिवाइड करेंगे तो ये 25 एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो इस अप्लायंस को 25 एम्पियर का करंट चाहिए प्रॉपरली वर्क करने के लिए, वेयर एज ये फ्यूज मैक्सिमम अपने से कितना करंट जाने देगा, 8 एम्पियर, उससे ज्यादा जाने ही नहीं देगा। अगर उससे ज्यादा करंट गया इस फ्यूज से तो फ्यूज ब्लो कर जाएगा, खराब हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट। तो हम इसका रीजन क्या बताएंगे कि द अप्लायंस रिक्वायर्स 25 एम्पियर करंट टू वर्क प्रॉपरली, whereas the fuse will allow a maximum of 8 ampere current to flow through it, so it is not suitable for the circuit, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेम टू सेफ्टी डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर। अब देखिए लाइव वायर में सेफ्टी डिवाइस हम कौन कौन सा कनेक्ट कर सकते हैं, फ्यूज कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एमसीबी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये दोनों सेफ्टी डिवाइस है बच्चों, दोनों में फर्क बस इतना है कि फ्यूज में वायर यूज करते हैं जो कि मेल्ट कर जाता है, तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है ताकि दोबारा सर्किट कंप्लीट कर सकें, लेकिन एमसीबी में ये सब झंझट नहीं है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी में ये सब झंझट नहीं है। दूसरा फायदा क्या है एमसीबी का, कि एमसीबी का जो रेस्पॉन्स होता है बहुत क्विक होता है, लगभग 25 मिली सेकेंड, मतलब जैसे ही ज्यादा करंट सेंस किया तुरंत नीचे गिरता है, सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है। जबकि फ्यूज में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट तक फ्यूज वायर पहुंचेगा, फिर मेल्ट करेगा, तब सर्किट इनकम्प्लीट होता है ना। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। आप देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या और आसान तरीका, जो दो पॉइंट्स आपको बोला गया, आप किसी भी एक तरफ से करंट भेजिए। करंट देखिए, मान लीजिए यहां से करंट भेजा, अब इस पॉइंट के बाद आपको दिख रहा होगा कि करंट तो अलग अलग रास्ते में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6 ओम में अलग करंट जाएगा और 3 ओम रेजिस्टर में अलग करंट जाएगा। तो जब भी अलग अलग करंट जाता है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टर्स, और अगर सेम करंट सबसे गया तो सीरीज। अब देखिए ये यहां से ऐसे आया, फिर यहां आके करंट दोनों रिकंबाइन हो जाएगा इस पॉइंट पे, फिर यहां से करंट आया और इसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर से करंट डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग रास्ते में, मतलब ये दोनों पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं आर ई क्यू, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/6 प्लस 1/3, तो आपको दिख रहा होगा ये एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 2, 3/6 आ गया बच्चों। तो ये 1/R इक्विवेलेंट आया है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकेट कर देंगे 6/3 मतलब 2 ओम। फिर वैसे इन दोनों के लिए क्या करेंगे, तो नाम हम कुछ अलग दे देते हैं, R इक्विवेलेंट डैश लिख देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि नाम थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आया और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा देखते हैं, 1/4 प्लस 1/12 दैट इज 12, 4, 3, ये हो गया बच्चों, मतलब 4/12। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट, तो R EQ डैश क्या आ जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकेट करेंगे मतलब 3 ओम। अब देखिए इन दोनों का हटा के मैं जरा आपको बना के यहां दिखा देता हूं ऐसा, इन दोनों को हटा के क्या मिला 2 ओम और इन दोनों को हटा के क्या मिला 3 ओम। तो जो करंट इन दोनों से फ्लो करके कंबाइनली जाएगा, यहां पे आके दोनों करंट वापस से रिकंबाइन हो जाएंगे ना, और फिर वही करंट यहां तक आया और फिर इन दोनों से भी कंबाइनली वही करंट जाएगा, मतलब 2 ओम से जो करंट गया वही 3 ओम से जाएगा, मतलब ये 2 और 3 दोनों किसमें, सीरीज में। तो हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, आर ई क्यू डबल डैश लिख देते हैं, मतलब टोटल चारों को हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 2 + 3 दैट इज 5 ओम, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट, स्टेट वेदर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंजेस विद द चेंज इन थिकनेस। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। रेजिस्टिविटी या उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बच्चों ये किसी भी मटेरियल का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि उसके थिकनेस पे, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे या उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा नो, ये इससे चेंज नहीं होगा थिकनेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या है, इफ द आयरन इज यूज्ड फॉर 2 आवर डेली फाइंड द कॉस्ट। अब देखिए इलेक्ट्रिक आयरन जिसका पावर रेटिंग गिवन है, तो पावर रेटिंग ये हमारा P हो गया और ये हमारा V, पावर और V हो गया, और फिर ये क्या हो गया, इसमें हमारा ये कितने देर यूज कर रहे हैं, डेली 2 आवर यूज कर रहे हैं, और ऐसा हमें 1 वीक तक करना है। तो हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। तो बच्चों देखिए ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, इट इज इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ पे। हम क्या करेंगे डायरेक्टली, देखिए पावर गिवन है, पावर कितना 2 किलोवाट मतलब 2000 वॉट, या फिर इसको हम 2 किलोवाट ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है ना, वो पहले हम कैसे करते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करते किलोवाट आवर में और फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते पर यूनिट से, पर यूनिट मतलब पर किलोवाट आवर। तो देखिए पावर पता है और टाइम कितना होगा जरा ये देख ले,
टाइम कितना होगा 2 आवर एक दिन में यूज कर रहे हो, और ऐसा 1 वीक तक, मतलब 7 दिनों तक, तो टोटल कितना आवर हो जाएगा 2 into 7, मतलब 14 आवर इसको यूज किया गया है, इट वाज रन। अब देखिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर फाइंड करें तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाए, पावर इंटू टाइम। क्यों भाई? क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। बच्चों ये जो W हम लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि W स्टैंड्स फॉर वर्क, और इन दिस क्वेश्चन इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो W होता है, W/T होता है पावर, तो वर्क क्या हो जाएगा, सॉरी W क्या हो जाएगा, P into T, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा P into T। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में हमें फाइंड करना है, तो हम पावर रख लेते हैं 2 किलोवाट और टाइम रख लिया 14 आवर, है ना। तो ये कितना आ गया 28 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का इतना कॉस्ट है, तो 28 किलोवाट आवर का कितना कॉस्ट होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं यहां लिख देता हूं, हमारा बिल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 28 मल्टीप्लाइड बाय 4.25, तो इतना रुपीज आ जाएगा बच्चों हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है बच्चों कि व्हाई इज द फ्यूज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द पावर सर्किट। देखिए फ्यूज का काम क्या होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस जो लिमिट कर देता है करंट को, जो उससे फ्लो करके जा सकता है। अभी जैसे हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया कि उसका करंट रेटिंग 8 एम्पियर था, तो ये फ्यूज करता क्या है, ये एक लिमिट सेट कर देता है, एक बाउंड्री सेट कर देता है कि नहीं, अपने से हम इतना ही करंट जाने देंगे। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो करने का कोशिश किया तो फ्यूज को वायर मेल्ट कर जाएगा और सर्किट इनकम्प्लीट, जिसके वजह से जो अप्लायंस है या सर्किट है वो सब डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, आप ये बता सकते हैं, सिंपली अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास एक सर्किट दिख रहा है बच्चों, हमारे पास इसमें 4 रेजिस्टेंस। अब देखिए फिगर चाहे कितना भी खतरनाक रहे, आपको ऐसे देख के लग रहा पता नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। 2 पॉइंट्स है ए और बी, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। आप करंट किसी भी एक साइड से भेजिए, करंट यहां से आया, अब देखिए जो करंट इससे गया 8 ओम से, वो यहां तक आया, लेकिन इस पॉइंट के बाद देखिए करंट डिवाइड हो गया 2 अलग अलग रास्तों में। मान लेते इसमें करंट I1 आ गया और इसमें करंट I2 आ गया। अब ये करंट I1 जो इसमें आया 5 ओम रेजिस्टर में, वही I1 करंट 4 ओम से भी जाएगा क्या, मतलब इन दोनों से I1 गया, मतलब ये दोनों किस में, सीरीज में। तो पहले इन दोनों का काम तो हम कर लेते हैं। 5 और 4 ओम दोनों है सीरीज में, तो 5 + 4 9, डायरेक्टली लिख देते हैं 5 + 4 9, है ना। और फिर ये देखिए इधर आया I2, तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी करंट डिवाइड होके जाता है तो पैरेलल में होता है। देखिए I1 इधर आ गया, इस पूरे 9 ओम में गया I1 और 3 ओम में गया I2, तो ये 9 ओम और 3 ओम किस में हो गए, पैरेलल में। आपको पता है क्या करना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/9 + 1/3, दैट विल बी 1 + 3। तो R इक्विवेलेंट यहां से आ गया बच्चों हमारे पास 9/4। तो अभी फिलहाल हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, है ना। अब देखिए इन तीनों को हटा के हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो क्या मिला, 9/4 ओम। अब एक अलग से मैं आपके लिए बना देता हूं, ये 8 ओम और इन तीनों को हटा के जो हमें 9 ओम मिला, वो दोनों, सॉरी 9/4 ओम मिला, 9/4 ओम जो हमें मिला है, इन तीनों को हटा के मिला ना 9/4, ये दोनों सीरीज में होंगे क्या, क्योंकि ऑब्वियसली जो करंट इससे फ्लो करके गया है वही करंट इन तीनों को हटा के जो एक सिंगल रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं उससे भी यही करंट जाएगा, यही I1 मान लेते हैं, यहाँ पे I लिखते हैं, तो यही I इससे भी जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली REQ' लिख देते हैं, क्योंकि एक बार EQ यूज कर चुके हैं। तो 8 + 9/4, तो इट विल बी, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 32 + 9 मतलब 41/4। तो बच्चों आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा, है ना। आई थिंक ये 10 कर ही लेते हैं, 10.25 आएगा लगभग। आप ये वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो डेसिमल में, तो आप ये चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल। अब देखिए ये किसी मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीजेस, है ना। फिर दूसरा सेमीकंडक्टर में उल्टा पुल्टा होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कम ही हो जाता है, तो इट डिक्रीजेस। अब देखिए कितने आसानी से हमें 2 मार्क्स मिल रहा है, सिर्फ एक वर्ड लिखना था दोनों में, वी गॉट 2 मार्क्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट वन एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल। अब देखिए होता क्या है पैरेलल, एज आई टोल्ड यू
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड होके जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए इस वाले अप्लायंस, मान लेते हैं ये अप्लायंस अगर खराब भी हो गया तब भी इनको अप्लायंस को या इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट इससे तो जा ही सकता है। मैं जरा इसके लिए आपको बना के दिखा देता हूं फिगर। जैसे एक अप्लायंस है, दो अप्लायंस है पैरेलल में, तो मान लेते इससे करंट गया और इससे करंट गया, दोनों पैरेलल में। मान लेते ये अप्लायंस खराब हो गया या इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया, इस अप्लायंस को, अप्लायंस 1 को, तो इससे 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में करंट जाने का रास्ता तो कंप्लीट ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। इसीलिए पैरेलल का ये फायदा है। तो आप ये बता सकते हैं कि देयर इज नो, द वर्किंग ऑफ एन अप्लायंस इज नॉट अफेक्टेड if the other appliance is switched off or it blows off, मतलब it is damaged, है ना। ओके, दूसरा, what characteristics should a fuse wire have? अब देखिए ये तो हमारा पहला वाला हो गया बच्चों। दूसरे का है हमारा कि फ्यूज वायर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज वायर किस चीज का बना होता है, तो एक अलॉय यूज करते हैं बच्चों हम, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इन दोनों का ही एक अलॉय मिला के हम बनाते हैं जो हम यूज करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। ये दो चीज होना जरूरी है। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट करता है तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जल्दी से मेल्ट भी कर जाएगा। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपको सिर्फ लिखना है। तो आपका आंसर सिर्फ ये होगा बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आगे के लिए कि आगे में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या लिखेंगे। अब देखिए विच वायर, ये दूसरा हो गया हमारा, विच वायर इन अ पावर सर्किट इज कनेक्टेड टू द मेटलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस, अर्थ वायर। क्योंकि ये सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं अर्थ वायर को, तो ये अर्थ वायर हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं, मेटलिक जो हमारा सरफेस होता है, आउटर मेटलिक सरफेस ऑफ द अप्लायंस, उसमें कनेक्ट करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों अर्थ वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डुअल कंट्रोल स्विच दिख रहा है, ये डायग्राम कॉपी करना है और फिर इसमें बल्ब स्विच, बल्ब ऑन कैसे होगा आपको ये दिखाना। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा डुअल कंट्रोल स्विच है बच्चों, जिसमें हम दो स्विच यूज करते हैं, S1 S2, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हमें करना है। तो होता क्या है कि स्विच S1 और S2 या तो दोनों ऊपर में कनेक्शन में रहे, ऑफ पोजीशन में, या दोनों नीचे के कनेक्शन में रहे, ऑन पोजीशन में। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है बच्चों, स्टेयरकेस वायरिंग, आप वो देख सकते हैं अगर दिक्कत हो तो, नहीं तो इट इज क्वाइट क्लियर। देखिए तो हमारा जो स्विच S1 है या S2 है, दोनों का कनेक्शन कैसे रहना चाहिए, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब दोनों ऑफ पोजीशन में या दोनों ऑन पोजीशन में हो, तब भी सर्किट कंप्लीट होगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये यहां से वायर ऐसे आया, स्विच S2 और फिर वायर और फिर ये स्विच S1 और सर्किट हमारा कंप्लीट दिख रहा है। तो यहां से करंट फ्लो करेगा एंड बल्ब विल ग्लो। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया बच्चों। दूसरे का आंसर, पहले में आप ये भी देख सकते थे कि S1 और S2 दोनों का कनेक्शन आप ऐसे दिखा सकते थे, ऐसे, है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि A और B जो दोनों वायर है उसमें से लाइव कौन सा है। तो बच्चों आपको पता है कि स्विच, MCB, फ्यूज, ये सब हम किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में। तो ऑब्वियसली ये स्विच किस वायर में कनेक्टेड है, A में ना, तो A ही हमारा कौन सा होगा, लाइव वायर हो जाएगा A। तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया, लाइव वायर इज A। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फिगर दिख रहा है बच्चों, जिसमें क्या करना है देखते हैं। रेजिस्ट, ये की ओपन है, की ओपन है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है तो ये 2 ओम में या 3 ओम में करंट फ्लो नहीं करेगा। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर ये सर्किट इसका इनकम्प्लीट है तो इससे करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2 और 3 ये हम काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, ये, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका सर्किट कंप्लीट रहेगा, करंट ऐसे आएगा ऐसे करके और यहां से करंट ऐसे जा सकता है और फिर ऐसे वापस आ सकता है। तो हमें पहला पार्ट यही बोला गया बच्चों कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना है अगर की ओपन है तो आपको दिख रहा होगा कि जो करंट ये हमारा सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, बैटरी है, जो करंट ये देगा वही करंट इस 5 ओम से भी फ्लो करके जाएगा। मतलब ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों किसमें होंगे, सीरीज, सेम करंट गया। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, R इक्विवेलेंट या R टोटल क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, 0.5 ओम, जो कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो देखिए क्या आ गया, 5.5 ओम आ गया हमारा पहले का आंसर।
दूसरा क्या है कि अगर की ओपन है तो कितना करंट ड्रॉ करेगा ये सेल, मतलब ये सेल से कितना करंट ड्रॉ करेगा हमारा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन दैट इज ईएमएफ क्या होता है, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर होता है बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हमें दिख रहा है, ईएमएफ है 3.3 वोल्ट और करंट हमें फाइंड करना है कि कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में अगर ये वाला की ओपन है तो। अब देखिए आर हमें पता है, आर कितना था हमारा 5 ओम और ये 0.5 ओम, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है 5.5, है ना। तो अब देखिए ये हमारा ईएमएफ पता है और टोटल रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया दैट इज 5.5 ओम। तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा 3.3 बाई 5.5 दैट विल बी, आप ये डेसिमल हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 33 बाई 55, मतलब ये 11 से 3 टाइम्स में 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 0.6 एम्पियर। तो वी गॉट द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट दैट इज 0.6 एम्पियर, सॉरी फॉर द सेकंड पार्ट 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज क्लोज्ड। अब देखिए ये जो की के है इसको क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब अब ये 2 और 3 ओम जो रेजिस्टेंस है ये भी काउंट होंगे। बच्चों फिलहाल मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके, है ना। तो अब इस बार हमें क्या करना है कि अगर ये की क्लोज हो गया तब तो इन दोनों को भी 2 और 3 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से करंट आया, इसके बाद इस पॉइंट के बाद करंट दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गए, तो जो करंट इधर आ जाएगा वो करंट 2 से भी जाएगा और 3 से भी, मतलब 2 और 3 किस में, सीरीज में। तो 2 + 3 5, एक बार बना देता हूं मैं आपके लिए, 5 ओम और फिर ये वाला 5 ओम, ये दोनों किस में होंगे बच्चों, पैरेलल में होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें और इसमें करंट आया है डिवाइड होके। तो ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 दैट विल बी, एलसीएम लेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 5/2 मतलब 2.5 ओम हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें करना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है पूरे सर्किट का। तो हम क्या करेंगे, आर ई क्यू डैश में ऐसे लिख देता हूं, मतलब पूरे के पूरे सर्किट का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये आर ई क्यू प्लस स्मॉल आर। तो आर ई क्यू क्या है 2.5 ओम प्लस स्मॉल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो ये 0.5 ओम, ये आ गया बच्चों 3 ओम, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट क्या, अब देखिए देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन 4 मार्क्स हमें ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब ये की बंद हो गया तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गया, पूरे के पूरे सर्किट में मिला के रेजिस्टेंस कितना है हमारा 3 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहां कर देता हूं सेकेंड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, क्या करेंगे फिर से, ईएमएफ इक्वल क्या हो जाएगा आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। तो ईएमएफ तो हमारा 3.3 वोल्ट है ही, और ये कितना गिवन है, करंट तो फाइंड ही करना है, और R प्लस आर का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, कितना है 3, तो ये हो गया 3 ओम। तो देखिए I क्या आ जाएगा बच्चों 3.3/3, तो आप यहां से इसको ये डेसिमल हटेगा तो नीचे में एक 0 आएगा, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 11/10, मतलब ये आ गया हमारा 1.1 एम्पियर, है ना। करंट कितना आ गया 1.1 एम्पियर आ गया। ये हमारा सेकंड वाला, फोर्थ वाला पार्ट हो गया बच्चों, है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर एज अ फ्यूज वायर। देखिए होता क्या है, हमारे अगल बगल जो वायर है ना, घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारा, वो पूरा का पूरा हम कॉपर का यूज करते हैं जनरली। अगर हम फ्यूज वायर भी कॉपर का ही यूज कर लें तो फिर क्या होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस बच्चों बहुत कम होता है। तो अगर हम फ्यूज वायर कॉपर का यूज कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम, जिसके वजह से हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा, कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 1080 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत जल्दी गर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है कॉपर वायर का, तो हीटिंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा, कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और फिर धीरे धीरे गर्म होते होते ये जाएगा 1080 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके मेल्ट करेगा और सर्किट इनकम्प्लीट करेगा। तब तक तो पूरा का पूरा सर्किट में आग लग जाएगा, और तब तक हमारे जितने भी अप्लायंसेस सब डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें क्या बताएंगे कि कॉपर हैज लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड सो इट वोंट मेल्ट इजीली एंड लीविंग द सर्किट इनकम्प्लीट। सो द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट और द सर्किट विल बी डैमेज्ड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए काइंड ऑफ असाइनमेंट है और 2 मार्क्स मिल रहा है। देखिए इसके लिए आपको पता है, दिख रहा होगा आपको क्या करना है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? बच्चों कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स है, जैसे लेड हो गया या टिन हो गया। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे लेड या फिर टिन, अगर इसको हम लगभग लगभग 0 केल्विन टेम्परेचर तक, मतलब एब्सोल्यूट 0, जिसको हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, है ना। दोनों का वैल्यू अलग है क्योंकि टेम्परेचर स्केल अलग है, एक केल्विन और एक सेल्सियस। तो अगर इतने टेम्परेचर तक हम ठंडा करके ले जाएं इन मेटल्स को, तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है वो लगभग लगभग 0 हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं बच्चों सुपर कंडक्टर्स। 1 मार्क्स मिल गया। तो सुपर कंडक्टर्स क्या है? सम मेटल्स लाइक लेड और टिन व्हेन कूल्ड अप टू एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो दे आर सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए हमारे पास ये करंट फाइंड करने बोला जा रहा है ना। एक अप्लायंस है जिसका करंट रेटिंग दिया हुआ है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पावर दिया है 110 वॉट और कितना वोल्टेज चाहिए इसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए, इतना। करंट फाइंड करना। अब आपको पता है कि P इक्वल VI होता है, तो I इक्वल हो जाएगा P बाई V। तो यहां पे हम P रख लेते हैं 110 और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो 11/22 मतलब 1/2, तो इट विल बी 0.5 एम्पियर, है ना बच्चों। अब देखिए 3 सब पार्ट्स हैं, ये तीनों मिला के 3 मार्क्स के हैं, तो 1 मार्क्स मिल गया। तीसरे पे आते हैं, नेम अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए कभी कभी आपको जो क्वेश्चंस है जो पिछले साल आए हुए थे, कुछ पार्ट उसका मिल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने ऐसा डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर्स में, कि सेमीकंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए ये चीज रिपीट हो गया, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। बच्चों आपका ये डाउट रहता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। बच्चों इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये आया था पिछले साल तो इस साल भी आ जाएगा, ऐसा किसी को नहीं पता है। जो लोग कॉपी सेट कर रहे हैं उनके अलावा एक किसी को पता नहीं है। हाँ, हम सारा चीज तैयारी करके जा सकते हैं। अब जैसे हर 5 साल का क्वेश्चन हम सारा तैयारी करके जा रहे हैं, तो हमसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया तो हम सॉल्व करके आएंगे, है ना। तो ये आपको पता है, इसमें क्या हो जाएगा, सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इट विल बी सेमीकंडक्टर। तो आप इसका एग्जांपल्स दे सकते हैं सेमीकंडक्टर का, जैसे सिलिकॉन हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया, तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैंने लिख दिया आपके लिए, सिलिकॉन या फिर ग्रेफाइट, कोई भी चीज बता सकते हैं। और सब्सटेंस बोला है तो कोई एक बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अब इसमें हमारे पास एक फिगर दिख रहा है जिसमें एक 3 रेजिस्टर है, 3, 1.5 और 4 ओम, और ये सर्किट में कितना करंट, टोटल करंट ये सेल हमें कितना दे रहा है, 0.3। ये टोटल करंट है बच्चों। और फिर क्या बोला गया कि इसका ईएमएफ है 1.8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अब देखिए कुछ बच्चे इसको थोड़ा प्रॉब्लम मतलब अजीब तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाएंगे, लेकिन बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, जैसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट हम पहले इन दोनों के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/1.5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे 3, यहां से 1 और यहां से 2, मतलब 3/3। तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया, है ना। तो R इक्विवेलेंट यहां से क्या आ जाएगा, 1 ओम, है ना। मतलब इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए होता तो वो कितना होता, 1 ओम का। अब जरा सोचिए, ये 1 ओम का करंट इस पूरे से जाएगा, मतलब इन दोनों को मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस जो हमें मिला वो मिला 1 ओम। तो और इससे करंट कितना जाता, यही 0.3 जाता ना, 0.3 एम्पियर करंट जाता ये 1 ओम एम्पियर से, जो इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें मिला है। तो अब जरा देखिए इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, V इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू R होता है, तो I कितना 0.3 करंट है और R कितना 1, तो देखिए 0.3 वोल्ट। अब बच्चों आपको पता होगा कि पैरेलल में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो तो सेम रहता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारा 0.3 वोल्ट, ये 3 ओम के लिए भी और 1.5 ओम के लिए भी, दोनों के लिए वही रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 ओम के लिए हमारा कितना रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0.3 वोल्ट। अब देखिए हमें V पता चल गया, R पता चल गया, तो I पता चल जाएगा, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां से हमने शुरू किया था, मैं यहां लिख देता हूं क्या करना है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। तो V इक्वल क्या होता है बच्चों, IR, जिसमें हमें V पता चल गया है 0.3 वोल्ट और I हमें पता करना है और R पता है 3 ओम।
तो आपको दिख रहा हो कि आई यहां से क्या आ जाएगा, ये ओम का सिंबल है, आई क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा डिवीजन में, तो 3/30 मतलब ये 0.1 एम्पियर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इससे कितना करंट जाएगा, 0.1 एम्पियर। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट मैं फिलहाल हटा रहा हूं बच्चों, आप इसको पॉज करके वीडियो को और कॉपी कर सकते हैं बाद में भी। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, ईएमएफ इक्वल क्या होता है, कैपिटल आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जिसमें ईएमएफ का वैल्यू दिख ही रहा है 1.8 वोल्ट। आई कितना है बच्चों, टोटल करंट कितना है सर्किट में, 0.3 एम्पियर। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल अगर कोई चीज बोला गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारा चीज टोटल लेना है। जैसे करंट हमारा 0.3 एम्पियर टोटल है, तो देखिए रेजिस्टेंस भी क्या रहे टोटल, पोटेंशियल, ये जो ईएमएफ है क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो एक सेल दे सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दे सकता है। अब देखिए आर कैपिटल आर मतलब ये सारा रेजिस्टेंस हटा के हमें कितना मिलेगा, अभी अभी हमने देखा कि इन दोनों को हटा के मिला 1 ओम, और ये 1 ओम और ये 4 ओम किसमें होते हैं, सीरीज में, मतलब 1 + 4 5, तो 5 रख देते हैं इसकी जगह, और स्मॉल आर का वैल्यू तो हमें पता ही करना है। ये देखिए इधर आ जाएगा ये डिवीजन में, तो ये 1.8/0.3 करेंगे बच्चों, तो 6 आ जाएगा, 5 + r, तो स्मॉल आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चों 6 - 5 मतलब 1। देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, 4 मार्क्स आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और I के बीच में ओमिक रेजिस्टर के लिए। अब देखिए ओमिक रेजिस्टर में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I, है ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक रेजिस्टर। तो इसमें कौन सा ग्राफ हमें मिलेगा, कर्व तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो भी हमें ग्राफ बनाना होता है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैसा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी 0, है ना। हम यहां V वर्सेस I ग्राफ अगर बनाना शुरू करें तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों, 0,0, मतलब अगर वोल्टेज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा, 0 होगा, तो करंट भी 0, है ना। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, तो विल गो फॉर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन स्विच जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, वो किस वायर में कनेक्टेड रहता है, लाइव एज वेल एज न्यूट्रल वायर, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारे पास एक फिगर दिख रहा है जिसमें रेजिस्टेंस ये 2 ओम, ये 12, ये 8, और ये जो 12 ओम है इसमें कितना करंट जा रहा है ये मार्क किया गया, I1 इसका नाम दिया गया, ये 0.4 एम्पियर करंट आ रहा है। पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, पूरे सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो निकालना है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो हम पहले इसका काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/12 प्लस 1/8 इक्वल, ये एलसीएम लेंगे तो ये 24, 2 + 3, है ना। अब देखिए कितना हो गया, 5/24, ये 1/R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 24/5, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 और फिर ये 4.8, है ना। तो ये 4.8 ओम आ गया हमारा, इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के। अब जरा सोचिए, ये 2 ओम और इन दोनों को हटा के जो 4.8 ओम मिला है, ये 2 ओम और 4.8 ओम तो सीरीज में हो जाएंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, ऐसे लिख देता हूं मैं, Req डैश, क्योंकि यहां EQ लिखा है इसलिए EQ डैश, तो 4.8 + 2, तो ये हमारा हो गया 6.8 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का। फिर क्या पूछा गया, करंट I2, मतलब इससे कितना करंट जाएगा। अब देखिए छोटा सा ट्रिक है इसमें बच्चों, और कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दिख रहा है कि इसमें और इसमें, ये दोनों तो पैरेलल में है ना, तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो पहले हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों सेकंड वाले पार्ट के लिए, इसके लिए 12 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V क्या होता है, I × R, तो I दिख रहा है 0.4 एम्पियर इंटू R कितना है, 12 ओम। अब बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा वही तो इसके लिए 8 ओम के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में है ना। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I × R, I नहीं पता है, I2 दिया गया जो हमें फाइंड करना है, और R कितना है, 8। इट इज क्वाइट सिंपल। तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहां से, I2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, I2 इक्वल क्या हो जाए बच्चों, 0.4 × 12/8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, 0.2 × 3, है ना, 2 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, फिर ये 0.2, हाँ 0.6 एम्पियर आ जाएगा बच्चों I2, है ना। मतलब ये I2 का वैल्यू आ गया हमारा 0.6 एम्पियर, ये सेकंड पार्ट। अब देखिए तीसरे पार्ट में पूछा गया करंट I, ये वाला वैल्यू, तो ये करंट I ही तो डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 बन रहा है।
तो I1 प्लस I2 कर देंगे तो I आ जाएगा, मतलब से हमारा ये गिवन ही है 0.4 और ये आ गया 0.6, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा I का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो सब पार्ट सी हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल क्या हो गया, I1 प्लस I2 दैट इज 0.4 प्लस 0.6 मतलब 1 एम्पियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये सॉकेट दिख रहा है हमें। अब हमें कलर कोडिंग मैच करना है कि किस वाले सॉकेट के आउटलेट में कौन सा कलर ऑफ वायर रहेगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो लाइट ब्लू है इट इज फॉर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वायर हमारा किस में रहता है, हमेशा लेफ्ट में रहता है, तो ये इसमें रह जाएगा। फिर ग्रीन मतलब हमारा अर्थ, तो अर्थ किस में रहेगा, ग्रीन या येलो दोनों में से कुछ भी रहता तो ये अर्थ के लिए होता है, तो अर्थ सबसे ऊपर वाला। और बच्चों जो हमारा लाइव वायर होता है वो ब्राउन कलर का रहता है, तो ये हो जाएगा इसमें राइट वाले में, मतलब सी वाले में। ओके, देखिए 3 मार्क्स का, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अप्लायंस है हमारे पास जिसका पावर रेटिंग गिवन है, पावर और ये इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट जो इससे पास कर सकता है, ये करंट ड्रॉ कर सकता है अप्लायंस। अब देखिए सब पार्ट ए के लिए क्या करेंगे, P इक्वल वी आई, तो हमें पता है I क्या हो जाएगा P बाई वी। P भी पता है कितना है 440 वॉट और V कितना है 220 वोल्ट, तो करंट आ गया बच्चों यहां से हमारा 2 एम्पियर। अब देखिए आपसे ना आपका जो बोर्ड्स है ना वो बहुत फ्रेंडली है। अब देखिए कैसे कैसे वैल्यूज दिए गए हैं 440 और 220, ताकि आसानी से कोई भी बच्चा सॉल्व करके इसको लिखा है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी बहुत टफ नहीं दिया जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान दीजिए, बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो अच्छी बात है, P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर होता है, नहीं रहा तो आप यहीं से काम कर सकते हैं। I की जगह आप V बाई आर लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, तो फिर वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो देखिए यहां से R फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो R क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, जहां V आपको दिख रहा है कितना है 220 वोल्ट, तो V का स्क्वायर है तो 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है 440 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये तो इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब 110 ओम आ जाएगा हमारा यहां से वैल्यू। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम का। बच्चों हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 2018 से स्टार्ट करते हुए अभी हम आ गए हैं 2023 के क्वेश्चन में। तो ये 2023 का क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, है ना, तो रेजिस्टेंस हम ऐसे लिखते हैं R1 2 ओम दिया गया है। क्या किया गया, इसके लेंथ को स्ट्रेच करके थ्राइस कर दिया गया लेंथ में। तो हमें पहले का लेंथ नहीं पता है बच्चों, तो हम मान लेते हैं पहले से लेंथ था इसका L। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक तरीका बहुत आसान सा है। पहले बोल दिया कि इसका लेंथ L है, बाद में उसी को स्ट्रेच करके थ्राइस कर दो, ट्वाइस कर दे लेंथ, कुछ भी। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आपने घर में मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, जो आटा का डो रहता है उसको अगर हम पकड़ के खींचे तो लेंथ तो बड़ा होता है लेकिन थिकनेस तो कम हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज इसमें भी होगा। अगर इसके लेंथ को हम थ्राइस कर दें तो नया वाला जो लेंथ है उसको L2 या L न्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेंथ अगर थ्राइस हो गया, पहले का L था तो बाद का 3L, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बच्चों, पतला हो जाएगा ना, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा। अगर ये थ्राइस हो गया तो 1/3 डबल होता, तो अगर थ्राइस हो गया तो 1/3 डबल हो जाता, तो 1/2 हाफ हो जाता। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता, ए मान लेते हैं, तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा A/3, मतलब पहले वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 1/3 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, बन गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा A और ये है A/3। देखिए और ऑब्वियसली वायर हमारा वही है, मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, तो दोनों के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो से डिनोट करते हैं, तो सेम रहेगा दोनों में। तो नया रेजिस्टेंस फाइंड करना बच्चों, तो पहले हम यहां से क्या करते हैं, R1 इक्वल क्या होता है, R इक्वल होता है रो L/A, तो रो L1 बाई A1, तो रो L1 की जगह L रख लेते हैं और A1 की जगह A रख लिया। अब देखिए रो L बाई A का वैल्यू क्या है 2, रो L बाई A का वैल्यू 2, ये इक्वेशन 1 रहने देते हैं। अब देखिए हमें चाहिए क्या, R2 का वैल्यू चाहिए ना, तो R2 क्या हो जाएगा रो L2 बाई A2, रो L2 की जगह रखा 3L, है ना, और A2 की जगह रखा A/3, तो A/3 तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो देखिए क्या हो गया 9 इंटू रो L/A, 9 रो L/A का वैल्यू आपको दिख रहा है बच्चों, वहां से कितना है 2 है, रो L/A का वैल्यू है हमारा 2, तो हम यहां से ये वैल्यू रख लेते हैं, कितना आ गया 18
ओम आ गया R2 का वैल्यू, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल बच्चों। यू माइट बी सरप्राइज्ड कि ये आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा बदला गया है। एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है, आप ढूंढना अपने बुक में, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। हम उसको खींच के लंबा कर दें या 2 फोल्ड कर दे, 3 फोल्ड कर दे, उससे उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे नो चेंज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में नो चेंज। ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया, सब पार्ट बी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक करंट फ्लो कर रहा आई किसी भी वायर से, रेजिस्टेंस जिसका आर है कितने टाइम तक, टी टाइम तक फ्लो कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो इससे फ्लो कर रहा है, वो कितना है बच्चों? ये होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो विल गो फॉर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, ये हमेशा नहीं होता है, ये भी हमेशा नहीं होता है। V इज लेस देन एप्सिलन, दैट इज EMF। तो मैं पहले बता दूं आपको ऐसा होता, क्योंकि एप्सिलन इक्वल होता है कैपिटल B प्लस स्मॉल b। कब? जब सेल हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये EMF जो उसका पूरा है ना, वो पूरा हम कभी यूज नहीं कर पाते हैं। उसका EMF का कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, सॉरी, EMF का कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट EMF या वोल्टेज ड्रॉप। तो जो हम यूज कर पाते हैं ना, वो सिर्फ ये पार्ट है, इसीलिए ये हमेशा इससे छोटा होता है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये ऐड किया तब एप्सिलॉन के इक्वल है। तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन V व्हेन द सेल इज इन यूज। तो विल गो फॉर ऑप्शन सी, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक गीजर है जिसका हमें पावर रेटिंग गिवन है। अब ये एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस गीजर को इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, गीजर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये हर एक सेकंड में, इसका पावर इतना है, मतलब क्या कि ये हर एक सेकंड में 240 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। तो आप ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द गीजर, देन इट कंज्यूम्स 240 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ईच सेकेंड या इन 1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एक्सेस करंट एंड विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्विच। अब देखिए, MCB। अगर सिर्फ ये अगर पार्ट नहीं दिया रहता बच्चों, तो हम फ्यूज भी लिख सकते थे इसका आंसर, लेकिन इसी में ऐड कर दिया कि जिसको हम स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, MCB को ऊपर उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो स्विच की तरह काम कौन कर सकता है? MCB स्विच की तरह काम कर सकता है ना। ओके, नेम द वायर टू विच दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, किस वायर में कनेक्ट करते हैं MCB को? MCB या फ्यूज को किस वायर में कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताऊंगा ताकि आपको ये रटना नहीं पड़े कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है? रो एल बाई ए, है ना। अभी अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, लेट मी शो यू। अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, रेजिस्टेंस इक्वल रो एल बाई ए होता है। तो देखिए, हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर, कोई ऐसा वायर है जिसका लेंथ भी यूनिट मैग्नीट्यूड का हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट मैग्नीट्यूड का हो। तो देखिए, रो किसकी इक्वल है? आर के इक्वल। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोई नया चीज नहीं है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के ही इक्वल है। हाँ, स्पेशल क्या है कि उस रेजिस्टर का, उस कंडक्टर का जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ है, दोनों यूनिट मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो हम इसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो गया, कुछ रटना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज डबल? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ बढ़ा दें, कम कर दे, थिकनेस बढ़ा दे, कम कर दे, उससे रेजिस्टेंस बदलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नो चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम अ सब्सटेंस whose specific resistance remains almost unchanged with the increase in its temperature। अब देखिए बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से कुछ ऐसे चीज हैं जिनके रेजिस्टेंस पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं सब पार्ट सी का। कुछ ऐसे अलॉयज हैं जैसे कांस्टेंट टैन। आपको थोड़ा ये पार्ट याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखिए, इससे हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर मैंगनीन, ये 2 अलॉयज हैं जिन पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, उतना का उतना ही रहेगा रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होता है और आपके 10 मार्क्स भी कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लेट मी नो। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों तक भी इसे प्लीज पहुंचाइए, क्योंकि हमारा जो ये मोटिव हम लेके चल रहे हैं ये मेरे अकेले से पूरा नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको भी लगना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और सब अच्छा करके आए, है ना। थोड़ा सा कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।